बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट थीरी है, ठीक है, जो कि एक रिएक्शन है अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रक्चरलिज्म की बात की, आज की वीडियो में हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करेंगे। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज़ रिस्पॉन्स टू स्ट्रक्चरलिज्म। ये आपको मैं शुरू में बता दूं कि आज की जो थीरी हम पढ़ रहे हैं ये हम रिस्पॉन्स में पढ़ रहे हैं प्रीवियस थीरी के। जो प्रीवियस थीरी हमने स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ी उसके अगेंस्ट ये थीरी है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, पूरा वॉच क्या करें लेक्चर को, ताकि आपको तमाम कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हों। बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरलिज्म की तरह पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी फर्डिनेंड सॉशर की लिंग्विस्टिक थीरीज पर बेस्ड है और जैक्स डेरिडा की डीकंस्ट्रक्शन पर। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को हम एक स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं जो फिलोसफी में इमर्ज हुई। ये थीरी क्वेश्चन करती है, इंटरोगेट करती है स्ट्रक्चरलिज्म की उस स्ट्रक्चर की एग्जिस्टेंस पर जो वो कहती है कि सोर्स ऑफ मीनिंग है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन करती है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अकॉर्डिंग लैंग्वेज अनरिलायबल है और इसका कोई भी एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं है। जितने भी मीनिंग है वो सारे इंटरटेक्चुअलिटी में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इंटरटेक्चुअलिटी क्या है। एवरी टेक्स्ट इज अब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड बाय प्रीवियस टेक्स्ट और फ्यूचर टेक्स्ट इज कॉल्ड इंटरटेक्चुअलिटी। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम ये क्वेश्चन आता है कि इसको डीकंस्ट्रक्शन क्यों कहा जाता है, यानी कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या फिर इसको डीकंस्ट्रक्शन क्यों कहा जाता है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या फिर डीकंस्ट्रक्शन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की जितनी भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसको डीकंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसको इजी वे में समझें तो कोई भी बुक है या कोई भी नॉवल है, ड्रामा है या कोई मूवी है, तो उसके बारे में हमारी अपनी अपनी एक ओपिनियन होगी, एक इंडिविजुअल ओपिनियन है जिसको हम डीकंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है सेंटर को डीसेंटर करना। डीकंस्ट्रक्शन कहती है कि स्ट्रक्चर सेंटर हो, मीनिंग स्टैटिक हो जाता है। ठीक है, डीकंस्ट्रक्शन इसको अपोज करती है। डीकंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग लिटरेचर डायनेमिक है, मल्टीपल मीनिंग ऑफ टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की, और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विद हाइफन एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विदाउट हाइफन। ये समझना जरूरी है क्योंकि पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली आ जाते हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को अगर हम हाइफन के साथ पढ़ेंगे तो इट्स मीन देयर इज नो स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म खत्म। और अगर हम इसको विदाउट हाइफन पढ़ते हैं तो इट्स मीन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज अ थीरी, आइडिया या फिर थॉट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के, जिनमें फर्स्ट है जैक्स डेरिडा, सेकंड जूलिया क्रिस्टोवा, थर्ड जैक्स लेकन जो कि एक फ्रेंच साइको एनालिस्ट है, और माइकल फोकल्ट जो कि एक फ्रेंच हिस्टोरियन है। ये चीफ एक्सपोनेंट हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बात की कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन करती है। स्ट्रक्चरलिज्म कहती है कि टेक्स्ट के मीनिंग ऑलरेडी टेक्स्ट के स्ट्रक्चर में है, वो तमाम एलिमेंट्स रीड करें जो स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्ट्रक्चर ही सेंटर है। ठीक है, जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहती है कि ऐसा तब तक मुमकिन है, ऐसा तब तक हो सकता है जब तक रीडर एक टेक्स्ट को एनकाउंटर नहीं करता, जब तक रीडर एक टेक्स्ट को नहीं पढ़ता। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इनकरेज करती है कि ना सिर्फ टेक्स्ट को रीड किया जाए बल्कि जो टेक्स्ट है उसको रिफ्लेक्सिवली इंटरप्रेट किया जाए, यानी कि उसके कल्चर के अकॉर्डिंग, उसकी सोशल जो एक वैल्यूज़ हैं, जो एक जगह है, जो सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग, डिफरेंट सोसाइटीज़ के अकॉर्डिंग टेक्स्ट को इंटरप्रेट किया जाए। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने में फेल रही है क्योंकि कल्चरल और हिस्टोरिकल कंडीशंस ही लिटरेरी स्ट्रक्चर को डिटरमिन करती हैं। ठीक है, उसके अलावा माइकल फोकल्ट जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के, वो कहते हैं कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को उन्होंने दो तरीकों से, दो काउंट्स पे डिसएग्री करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म को। ठीक है, फर्स्ट पे वो कहते हैं कि कोई डेफिनेट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर नहीं है जो ह्यूमन कंडीशंस को एक्सप्लेन कर सके। सेकेंडली वो कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है कि डिस्कोर्स से हट के सिचुएशंस को ऑब्जेक्टिवली सर्वे किया जाए। ठीक है, माइकल फोकल्ट जो है वो फोकस करते हैं डिस्कर्सिव प्रैक्टिस हो, सीरियस स्पीच एक्ट हो जो नॉलेज को रिवील करे। उसके अलावा जैक्स डेरिडा जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडर हैं, आप इनको फाउंडर ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी कह सकते हैं। जैक्स डेरिडा के अकॉर्डिंग एवरी कॉन्सेप्ट इज नेसेसरी एंड essentially inscribed in a chain or a system within which it refers to another or to other concept। जैसा कि यहाँ पे चेन की बात हुई है, तो जैक्स डेरिडा कहते हैं कॉन्सेप्ट जो है, हर कॉन्सेप्ट जो है वो एक
चेन की तरह होता है, यानी कि लैंग्वेज या वर्ड्स या स्ट्रक्चर या मीनिंग जो है वो चेन की तरह होते हैं। प्लेस टू प्लेस, सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के लिए एक ऑब्जेक्ट को समझने के लिए उस सिस्टम ऑफ नॉलेज को समझना ज़रूरी है जिसने मिल के एक ऑब्जेक्ट को बनाया है, ठीक है, ना कि उन एलिमेंट्स को समझना जिन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है और स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस देना या फिर राइटर को इंपॉर्टेंस देना या फिर रीडर को इंपॉर्टेंस देना। ये तमाम चीज़ें पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म डिनाई करती है और वो कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को बनाने वाला जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, जो सिस्टम ऑफ नॉलेज है, उसको समझना ज़रूरी है। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो कि है सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। जैसा कि हमने स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ा था, सिग्निफायर क्या है? सिग्निफायर ऑल वर्ड्स आर सिग्निफायर, यानी कि बुक, पेन, ग्लास, पेपर, फ्लावर, चेयर, ये तमाम वर्ड्स जो रिटन फॉर्म में हों और प्रोनाउंस किए जा रहे हैं उनको हम सिग्निफायर कहते हैं। और जो सिग्निफाइड है वो उन वर्ड्स के वजूद, यानी कि बुक अगर रियल में हो तो वो होगा सिग्निफाइड, और अगर लिखा हुआ हो या प्रोनाउंस किया जा रहा हो तो वो होगा सिग्निफाइड। इस तरह से कहा गया है कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड में एक गैप है, ठीक है। और स्ट्रक्चरिस्ट कहते हैं कि कोई ऐसा सिग्निफाइड होना चाहिए तो एक सेंटर हो, इस सेंटर के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को समझ सकें, जैसे सेल्फ का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसी तरह से डीकंस्ट्रक्शन या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो मज़ीद क्वेश्चन करती है कि सेल्फ भी जो है वो आगे फर्दर जो है वो डिवाइड होती है। तो हम किस तरह से मान लें कि कोई भी ट्रांसडेंटल साइन मौजूद है? तो वो कहते हैं कि कोई भी ट्रांसडेंटल साइन मौजूद नहीं है, कोई भी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है सेंटर माना जा सके, इस तरह का कोई भी ट्रूथ एग्जिस्ट नहीं करता। अभी यहाँ पे कहते हैं कि वो किस तरह से गैप है सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बीच में, सिम्प्टोमेटिक इसको कहा गया, ठीक है। ये एक नथिंगनेस को शो कर रहा है। डिफरेंट क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग ये गैप जो है ये नथिंगनेस का गैप है, ठीक है, नॉन मीनिंग का गैप है, ये एक एम्प्टीनेस को शो करता है, ठीक है। ट्रांसडेंटल ये कहते हैं कि ये गैप जो है ये मीनिंग को ब्लर कर देता है, जिससे समझ नहीं आती कि एक्चुअल में ये किस चीज़ को रेफर कर रहा है, ठीक है। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी टेक्स्ट रियल वर्ल्ड की तरफ पॉइंट नहीं करता बल्कि ज़्यादा ज़ुबानों की तरफ करता है। जब हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम मीनिंग को समझ पा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो मीनिंग जो है वो फर्दर क्वेश्चन जो है वो निकाल रहा होता है। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी कि किस तरह से सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बीच में एक गैप दिखाया गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लोगोसेंट्रिसिज्म का। लोगोसेंट्रिसिज्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल फॉर्म्स ऑफ थॉट विच बेस देमसेल्फ ऑन द सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस सच एज द नोशन ऑफ ट्रुथ। एक सेंटर जिसको एब्सोल्यूट ट्रूथ कहते हैं, लेकिन इधर ऐसा कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, यानी कि कोई ट्रांसडेंटल साइन नहीं है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या डीकंस्ट्रक्शन कहती है कि कोई फाइनल ट्रूथ नहीं है जिसको ट्रूथ कह सके, ठीक है। जबकि ड्रीडा कहते हैं कि ये लैंग्वेज ही है जो मीनिंग देती है और कोहेरेंस देती है आइडियाज़ को, कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है, यानी कि ट्रूथ भी क्वेश्चन होता है यहाँ पे। आई होप आपको लोगोसेंट्रिसिज्म की समझ अच्छे से आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डिफरेंस का। ये कॉन्सेप्ट आता है रेफर्स टू द फैक्ट दैट एनी एलिमेंट और लैंग्वेज रिलेट टू अदर एलिमेंट्स इन अ टेक्स्ट एंड द फैक्ट दैट इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैम। अब यहाँ पे हम डिफरेंस को किस तरह से समझ सकते हैं? इसको दो कॉन्सेप्ट से समझते हैं। एक टू डिफर, ठीक है, DIFFER, और सेकंड है टू डेफर, टू डेफर, DEFFER। तो अगर हम डिफ़र का मतलब लें, डिफ़र मीन्स जितने दुनिया में लफ्ज़ हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, उतने ही कॉन्सेप्ट्स हैं। यानी कि एक लफ्ज़ का मीनिंग एक बंदे के लिए अलग है और दूसरे के लिए अलग। यानी कि हर सोसाइटी में, हर कल्चर में, हर जगह पे, हर मुल्क में एक वर्ड का मीनिंग जो है वो डिफरेंट होगा दूसरे बंदे के लिए, ठीक है। इसी तरह से अगर हम डेफर का कॉन्सेप्ट लें तो इट्स मीन कि ये कंटिन्यू प्रोसेस है, यानी कि मतलब चेंज होता रहता है, वक्त के साथ साथ एक जैसा नहीं रहता। जब कल्चर चेंज होता है, सोसाइटी चेंज होती है तो मीनिंग चेंज होते रहते हैं। जब लैंग्वेज चेंज होती है तो उसके साथ साथ मीनिंग जो है वो चेंज होते रहते हैं। ये तो थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।